इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पर हेडिंग छोड़ा था, जो कि अब मुझे समझाना है, एक्सप्लेन करवाना है और लिखवाना है। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई है, मतलब जितनी भी प्रकार की बेरोजगारी के बारे में मैंने बताया। अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास करने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं होता। जो लोग क्या होते हैं, खाली पीली होते हैं, जैसे कि तुम लोग। ठीक है, तुम लोग भी खाली पीली लोग में आते हो ना, तो तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हो ना ही किसी और चीज पर ध्यान देते हो। ठीक है, तो तुम लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने लास्ट क्लास में शायद हेडिंग डलवा रखा था जिसका नाम था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं दोबारा से हेडिंग डलवाऊंगा भाई। ठीक है, तुम लोगों ने तो नोट कर रखा है, लेकिन मैंने तो बोर्ड पे नोट नहीं करा, तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे मार्कर खर्च करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ाने वाला हूं? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो अब हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शनल क्या है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर भी ये शब्द लग जाता है ना फ्रिक्शनल का मतलब होती है बेमतलब की। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ऐसी बात कर दी जो होनी ही नहीं चाहिए थी, बेमतलब की, यूजलेस बात कर दी। मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो पता ही नहीं चला कि क्या रीजन था। एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही ज्यादा छोटा सा। मैं उम्मीद करता हूं वो तुम्हें एग्जांपल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, मान लो तुम यहां पर अपने रूम के अंदर बैठकर इंतजार कर रहे हो कि तुम्हें जॉब मिल जाए, तुम्हें जॉब मिल जाए, तुम्हें जॉब मिल जाए, मतलब कि तुम्हें काम मिल जाए। दुनिया में कोई तो ऐसा काम होगा जो तुम्हारे लायक होएगा। वैसे तो तुम किसी काम के लायक नहीं हो, ना तो तुमसे पढ़ाई होती, ना ही तुमसे कोई काम धाम होता है ना। तो तुम किसी के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम सोच रहे हो, भाई भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, फिर भी तुम सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तुम्हें काम मिल जाए। मान लो एक फैक्ट्री है जिसको मैंने नाम दे दिया फैक्ट्री ए। ठीक है, ए फैक्ट्री है, तो मैंने उसको नाम दे दिया फैक्ट्री ए। वहां पर लोगों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वहां पर जॉब्स थी, वहां पर वर्कर की जरूरत थी, वहां पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि हमें वर्कर की जरूरत है, तो कृपया संपर्क करें। लेकिन तुम हो अनपढ़ इंसान, तुम बिल्कुल नालायक इंसान हो, ना तो तुम्हें हिंदी आती ना तुम्हें इंग्लिश आती, बस तुम्हें मुंह चलाना आता है, बस दुनिया भर का। ठीक है, तो तुम्हें तो पता नहीं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। अब तुम घर में इंतजार कर रहे हो, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, जैसे कि जॉब चलकर खुद तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हें जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी उस फैक्ट्री के अंदर वर्कर की जरूरत थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी थी ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं चला। तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? इंफॉर्मेशन की कमी थी। बताओ, ये भी कोई रीजन हुआ? ये भी कोई बात हुई? तुम्हें सूचना नहीं थी, इसलिए तुम क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड रह गए। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई तुक नहीं, यूजलेस बात की वजह से। जिसके पीछे कैसा कारण होता है? यूजलेस कारण होता है, जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो एक फैक्ट्री के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री थी जहां पर लकड़ियों का काम होता है। जहां पर किसका काम होता है? लकड़ियों का। लकड़ी समझते हो ना, लड़की नहीं बोल रहा, लकड़ी बोल रहा हूं। जहां पे लकड़ियों का काम होता है, मतलब फर्नीचर बनाया जाता है। लेकिन वहां पर जितना भी रॉ मटेरियल था, सबका फर्नीचर बनाया जा चुका है, सबका फर्नीचर बन चुका है। अब बताओ, अब लेबर की जरूरत है क्या? अब लेबर की कोई जरूरत नहीं है। अब उस लेबर को हटा दिया जाएगा, मतलब वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गया है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताओ, ये भी कोई रीजन हुआ? सीधी सी बात है भाई, जब रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो अब हम लेबर रखकर क्या करेंगे? तो ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर बिजली की जरूरत पड़ती है मशीनों को चलाने के लिए, काम करने के लिए, वर्कर को कंप्यूटर पर काम करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की, पावर की।
अब मान लो 2 हफ्ते से बिजली नहीं आ रही, 2 हफ्ते से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में क्या आ रही है, कमी आ रही है। बताओ लेबर की जरूरत पड़ेगी अब लेबर काम कर पाएगी नहीं, उस लेबर को वहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस बिजली की वजह से काम हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की खासियत होती है ये ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। आज नहीं तो कल बिजली आ जाएगी, आज नहीं तो कल कच्चा माल और आ जाएगा, तुम्हें फिर से जॉब पर बुला लेंगे। अगर आज तुम्हें जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो तुम्हें कल पता चल ही जाएगी, तो तुम्हें जॉब पर बुला लेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी होती है। तो लिखो नंबर 1 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखो, पहले नंबर 1 में हेडिंग डाल देना, नंबर 1 में हेडिंग डाल देना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 में हेडिंग डालो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल। यूजलेस रीजन, जिसके पीछे कैसा कारण होता है, बेमतलब का कारण, फिजूल का कारण। ठीक है, तो लिखो दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज, दैट unemployment which arises due to that unemployment which arises due to shortage of raw material, due to shortage of रॉ मटेरियल। जब किस चीज की कमी हो जाती है, रॉ मटेरियल की। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से चेयर बनाई जाती है, प्लास्टिक खत्म हो गई, आज चेयर बनेगी नहीं, तो लेबर को निकाल दिया जाएगा आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए। जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक लेबर की जरूरत नहीं है, तब तक लेबर कैसी बनी रहेगी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। ठीक है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉमा शॉर्टेज ऑफ पावर, बिजली नहीं है, फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए बिजली है ही नहीं, अब अंधेरे में थोड़ी ना काम करेंगे वर्कर, है ना, बेमतलब के रीजन। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो बेमतलब की वजह से होती है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, due to shortage of raw material, comma shortage of power, shortage of power, comma और अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन ना मिले जॉब के बारे में कि वहां पर जॉब मिल रही है, तुम चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम क्या उखाड़ लोगे वहां पे जाके, है ना, वैसे भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो लिखो शॉर्टेज ऑफ पावर, कॉमा लैक ऑफ, लैक का मतलब होता है कमी, जैसे तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है ना, वही चीज तुम लोग तो समझते हो ना भाई, दिमाग की कमी। लैक ऑफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, किसके बारे में, जॉब के बारे में। लिखो लैक ऑफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ रिगार्डिंग, lack of regarding information about job opportunities, lack of regarding information about job opportunities। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। कई बार क्या होता है, जब एक जगह काम नहीं मिल रहा है या फिर एक जगह से लेबर को निकाल दिया गया है तो दूसरी जगह लग जाए। अब मुझे बताओ, आज रॉ मटेरियल नहीं है तो कल तो आ जाएगा ना, परसों आ जाएगा, एक हफ्ते बाद आ जाएगा, तो जब तक के लिए क्या वो बंदा कहीं और जॉब ढूंढेगा, हो सकता है फिर ये कंपनी उसको वापिस रखे भी ना, रिस्की है ना, तो ये बड़ी दिक्कत है। ऐसे में क्या होता है, लेबर के अंदर इमोबिलिटी होती ही नहीं है, लेबर के अंदर क्या नहीं होती, इमोबिलिटी। इमोबिलिटी को सिंपल शब्दों में समझो, इमोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर, लेबर ट्रांसफर नहीं हो पाती। अब लेबर क्या करे बेचारी, अगर उसने एक हफ्ते के लिए कहीं और काम ढूंढ लिया और तो वह ये वाली कंपनी काम पे नहीं रखेगी फिर उसको, ऐसा भी तो हो सकता है, समझ रहे हो ना इस चीज को।
और मान लो अगर आज फैक्ट्री में बिजली नहीं है तो कल बिजली आ जाएगी, परसों बिजली आ जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी होती है, कुछ ही समय के लिए। जब चीजें सुधरती है तो वापस जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर लेबर इमोबाइल होती है, मतलब कि लेबर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर काम ढूंढने नहीं जा सकती। इसकी वजह से भी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? फ्रिक्शनल, कि उनको मना कर दिया गया है। मुझे बताओ, अगर मना कर दिया गया है कि तुम्हें दूसरी जगह जाकर काम नहीं करना, तभी तो अनएम्प्लॉयड है, वरना तो वो कर लेता काम जाकर। तब क्या वो अनएम्प्लॉयड होता? तब तो वो जाकर काम करता, झंडे गाड़ता। ठीक है, तो लिखो लैक ऑफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज कॉमा इमोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, कॉमा इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इमोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब लेबर के अंदर कैसा नेचर होता है? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकती है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर एटसेट्रा कर लेना। और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है? फ्रिक्शनल, इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। मुझे बताओ, पहले सिंपल कपड़े होते थे, हाथों की कढ़ाई वाले कपड़े होते थे, जिनके कपड़ों पर क्या होती थी? हाथों की कारीगरी होती थी। आज के समय में फैब्रिक कपड़े चल गए। फैब्रिक मतलब तुमने देखा होगा अलग अलग तरह के कपड़े चल रहे हैं, डिजाइनर क्लॉथ चल रहे हैं, जिन पर मशीनों से कारीगरी की जाती है। जिन पर डिजाइनिंग वगैरह किससे की जाती है? मशीनों से की जाती है। पहले लेबर की जरूरत पड़ती थी, अब मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे बताओ, आज हमारी डेवलपमेंट हो गई है और हमारा काम करने का जो तरीका है, हमारा काम करने का जो ढंग है, वो बदलता जा रहा है ना। हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारी कंट्री का तरीका, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। कहने का मतलब ये कि जब एक इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बदल जाता है, पहले वो लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करती थी, मशीन का करती ही नहीं थी, लेकिन आज के समय में किसका इस्तेमाल ज्यादा होता है? मशीनों का। तो ऐसे में लेबर को काम पर से निकाल दिया जाएगा। मतलब जब एक इंडस्ट्री के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस। नई नई मशीनें आ रही हैं, पुरानी इंडस्ट्री बंद हो रही है, नई इंडस्ट्री खुल रही है। तो इसकी वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लिखो नंबर 2 में। और ऐसा तभी होता है जब नई टेक्नोलॉजी आती है, एडवांस मशीनें आ रही हैं, है ना। नई नई तरह की डिमांड करते हैं लोग। पुराने कपड़ों को कोई नहीं पूछता आज के समय में, लेटेस्ट चाहिए सबको, जींस चाहिए, अच्छी डिजाइनर टी शर्ट्स चाहिए, है ना। लिखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। It is related to structural changes. It is related to structural changes in the economy. Structural, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं स्पेलिंग, भाई तुम लोग एक नंबर के नालायक हो, शायद ना लिख पाओ। स्ट्रक्चरल चेंजेस बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो किससे रिलेटेड है ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल चेंजेस से। हमारा काम करने का तरीका, इंडस्ट्री के अंदर चीजों को बनाने का तरीका, डिमांड बदल रही है, लोगों की डिमांड बदल रही है, तो प्रोड्यूसर भी क्या करेंगे? अपनी सप्लाई बदलेंगे, है ना। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट रिजल्ट्स फ्रॉम। मुझे बताओ, आज के समय में पहले तरह के जो जूते चलते थे, कपड़े चलते थे, है ना, एक से एक तरह की चीजें चलती थी, वो आज के समय में है ही नहीं। पहले कैसे टीवी हुआ करते थे, फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स होते थे, पहले नॉर्मल होता था फोन, है ना। तो अब सब कुछ बदल गया है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से बंद ही हो गई हैं, है कि नहीं। पहले वो बड़े वाले कंप्यूटर चलते थे, अब तो वो बंद ही हो गए, दिखते ही नहीं अब वो। ठीक है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम
लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, ठीक है। कुछ होशियार बच्चे अगर लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख पा रहे तो उनके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मतलब कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन कहने का मतलब कुछ इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही गायब हो गई हैं लंबे समय से, और अब उन्हें कहां पर वापस लाएंगे, कोई वापस नहीं लाएगा उन इंडस्ट्री को। It results from long-term decline in the certain industries. This type of unemployment arises. This type of unemployment arises due to following reasons. मतलब ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है किस किस वजह से ये क्रिएट होती है, अब मैं वो रीजन लिखवाऊंगा। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब वो क्या क्या रीजन है वो लिखने हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। लिखो पहला रीजन स्मॉल ए। क्या है पहला रीजन, मुझे बताओ। अगर एक मशीन पर काम करने के लिए तुम्हारे पास 2 बंदे हैं, एक मशीन पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग काम कर सकते हैं, 2 बंदे काम कर सकते हैं, और तुम्हारे पास लोग हैं 100, तो क्या 100 को काम मिल पाएगा, नहीं। क्या ऑप्शन है, या तो तुम मशीनें बढ़ाओ, और तुम्हें मालूम है आज के समय में मशीनें कितनी महंगी होती है। मान लो एक फैक्ट्री के अंदर 1000 वर्कर काम कर सकते हैं और वर्कर है 10,000, तो क्या सबको काम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास लेबर के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, प्लांट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, फैक्ट्री हो गई, ये सारे फैक्टर भी होने चाहिए, लेकिन इतने सारे फैक्टर को लाना इतना आसान तो है नहीं। तो किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से, है ना, लेबर को छोड़कर। तो अदर फैक्टर्स की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। मशीनें एक, काम करने वाले बंदे हैं 100, बिल्डिंग है एक, काम करने वर्कर आ गए 10,000, कहां रखेंगे 10,000 वर्कर को, तो लिखो स्मॉल ए में शॉर्टेज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्टेज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ, shortage of other factors of production, other factors of production except labor, ये वाला एक्सेप्ट, लेबर को छोड़कर, एक्सेप्ट लेबर, है ना। लेबर तो दुनिया भर की है, शॉर्टेज किस में हो रही है, शॉर्टेज हो रही है मशीन में, शॉर्टेज हो रही है फैक्ट्री में, शॉर्टेज हो रही है उस जगह पर जहां पर काम करना है, उन चीजों को बढ़ाओ। लिखो नंबर बी। अब मुझे बताओ एक मशीन को चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए भाई, एक मशीन को चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। तुम्हें मालूम है एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई गई है, एक से एक एडवांस इंडस्ट्री खोली जा रही है। आज के समय में तुमने देखा होगा मोबाइल के अंदर एक से एक कमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके अंदर नॉर्मल बंदा काम कर सकता है क्या, उस जॉब को क्या कोई नॉर्मल बंदा काम कर सकता है, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं तो फिर भी कर लूं, है कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग की प्रचुर मात्रा में भरपाई है, ठीक है, और तुम्हारे अंदर हमेशा कमी आई है। तो लेबर के अंदर एक्सपर्टाइज होनी बहुत जरूरी है, जब तक वो एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। तो उस बंदे के अंदर क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज का मतलब होता है उस काम को करने की विशेष नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए, ज्ञान उस काम को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं भरपूर मात्रा में बड़ा दुनिया भर का लेकर बैठा हुआ हूं। लिखो बी पॉइंट के अंदर लेबरर, बोर्ड पे लिखा हुआ है लेबरर, तुम लोग नालायक हो तो तुम्हें स्पेलिंग शायद ना मालूम हो, तो तुम देख सकते हो। लिखो लेबरर, लेबर होता है एक मजदूर और लेबरर होते हैं कई सारे मजदूर, है ना। तो लेबरर के अंदर किस चीज की कमी होती है, एक्सपर्टीज की। तो लिखो लेबरर्स, लेबरर्स लैक, लैक का मतलब होता है कमी, जैसे तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है, दिमाग की, बिल्कुल सही। लेबरर्स लैक एक्सपर्टीज टू न्यू एडवांस्ड इंडस्ट्रीज,
मतलब आज के समय में जो एडवांस इंडस्ट्रीज खुल रही है उसमें हर तरह का लेबर काम नहीं कर सकता, और अगर हर तरह की लेबर काम नहीं कर सकती तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगी? स्ट्रक्चरल। लेबरर्स लैक एक्सपर्टीज टू न्यू एडवांस्ड इंडस्ट्रीज, टू न्यू एडवांस्ड इंडस्ट्रीज, न्यू एडवांस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा रीजन लिखो भाई, स्मॉल सी लिखो। और मुझे बताओ हर समय टेक्निक सेम रहती है प्रोडक्शन करने की? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं इस खुशी में, है ना? तो तुम बताओ जिस तरह से हम पहले प्रोडक्शन करते थे आज भी बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, हमने तरक्की करी है, हमने डेवलपमेंट करी है। हमारी कंट्री के अंदर लगातार क्या होती चली जा रही है? डेवलपमेंट होती चली जा रही है। तो हमारी टेक्निक भी बदल रही है। पहले हम चीजों को मजदूरों से कराते थे, लेबर से कराते थे, लेकिन आज के समय में एक से एक मशीनें हैं, कंप्यूटर्स की बेस पर टेक्नोलॉजी बनाई गई है ना? तो लिखो तीसरा रीजन, लिखो देयर इज ऑलवेज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज ऑलवेज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज में फर्क आ रहा है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। देयर इज ऑलवेज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने की टेक्निक बदल रही है समय के साथ साथ, और अगर टेक्निक बदल रही है तो हमारी चॉइस भी बदल रही है कि हम मशीनों से उत्पादन करवाएं, मशीनों से प्रोडक्शन कराएं या लेबर से। तो अब हमें काफी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की खूब नॉलेज है। अब हमें समय आ गया है कि अब हम डेफिशिएंट डिमांड पर वापस आ जाएं। तो चैप्टर का नेक्स्ट मेन हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट, कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, नॉर्मली अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब है, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि जब डिमांड सप्लाई से क्या रह जाती है? कम। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मैं खास बात बताऊंगा डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कहूं दो तरह की एग्रीगेट डिमांड है तुम्हारे पास। एक एग्रीगेट डिमांड वो है जब पूरी कंट्री के अंदर लोगों को क्या मिल गई? फुल एम्प्लॉयमेंट। बताओ क्या ये रियलिस्टिक सिचुएशन है? क्या ये रियल सिचुएशन होती है कभी? इंडिया के अंदर तो कभी नहीं होती। 1947 से लेकर आज तक का दिन है, कभी भी ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्रीगेट डिमांड पर देश के हर एक बंदे को क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। देखो क्या हुआ है? फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि रियल में पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड इतनी होती है या इससे कम होती है? हमेशा हमेशा इससे कम होती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट पर मिलनी चाहिए उतनी ही है, तो क्या डेफिशिएंट डिमांड का कंसेप्ट आएगा? नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर तुम्हें लोगों को काम देना है, अगर पूरी कंट्री के अंदर हर एक बंदे को क्या देनी है? एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो कौन सी एडी की जरूरत है तुम्हें? ये वाली एडी की। लेकिन कंट्री के अंदर रियल में एग्रीगेट डिमांड हमेशा उस लेवल से क्या होता है? कम होता है। ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, और ये वो एग्रीगेट डिमांड है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसी एग्रीगेट डिमांड को बोला जाता है प्लांट एग्रीगेट डिमांड, और ऐसी एग्रीगेट डिमांड को बोला जाता है एडीएफ। ध्यान से देखो, ये वो एग्रीगेट डिमांड है जब लोगों को क्या मिल रहा है? एफ। एफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो है एडीएफ, और ये वो एग्रीगेट डिमांड है प्लांट। पी का मतलब यहां पर क्या है? प्लांट। प्लांट का मतलब ये हुआ
कि ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से कम है। तो ऐसे में ये जो डिमांड में क्या हो गई है, कमी हो गई है। दैट डिमांड, ये जो कमी है, इस कमी को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। दो तरह की डिमांड होती है, या तो एक्सेस डिमांड होती है या फिर डेफिशिएंट डिमांड होती है। डेफिशिएंट डिमांड कहने का मतलब डिमांड में कमी होना, और एक्सेस डिमांड कहने का मतलब डिमांड में बढ़ोतरी होना। ठीक है, तो अगर तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होती है तो उस एग्रीगेट डिमांड को क्या बोला जाता है, उस एग्रीगेट डिमांड को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट डिमांड। तो लिखो नंबर 1 में डीडी। डीडी का मतलब है डेफिशिएंट डिमांड। तुम लोगों को पूरा लिखना है, कभी अपना दिमाग लगाकर शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। हालांकि दिमाग तो खैर नहीं लगा पाओगे तुम लोग, क्योंकि उसके लिए होना भी चाहिए दिमाग, है ना, और तुम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों के पास भगवान ने जल्दबाजी में ऐसी भेज दी अब बिना दिमाग के, शुक्र है खोपड़ी दी, है ना, वो भी कभी ऐसी दे देते। तो डेफिशिएंट डिमांड कहने का मतलब ऐसी डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होती है या फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होती है। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, दैट एग्रीगेट डिमांड विच इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऐसी एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या होती है, कम, इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। लिखो लिखो when aggregate demand is lower than when aggregate demand is lower than when aggregate demand is lower than full employment is lower than full employment level aggregate demand, full employment level aggregate demand, when aggregate demand is lower than full employment level aggregate demand। मतलब जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड से कम होती है, दैट डिमांड इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड। अच्छा मुझे बताओ, फुल से कम है ना, फुल से कम होने का मतलब ये है कि तुमने सभी लोगों को क्या नहीं दी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज बहुत सारे थे, क्या सारे रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया, नहीं किया गया। यहां पर मैं रिसोर्स किसको मानकर चल रहा हूं, भाई लेबर भी तो रिसोर्स होता है। देखो 1000 वर्कर थे, बोर्ड पे देखते जाओ, तुम्हारे पास कितने वर्कर थे, 1000 वर्कर। तुमने 1000 वर्कर को जॉब दे दी, बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। 1000 वर्कर थे, तुमने कितने वर्कर को जॉब दी, सिर्फ 900 वर्कर को। मतलब कि 100 वर्कर अभी भी कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करा, तुमने रिसोर्स का इस्तेमाल करा ही नहीं। कितने रिसोर्स छोड़ दिए, तुमने 100 रिसोर्स बेकार छोड़ दिए। तो लिखो इसी के अंदर, फुल स्टॉप के बाद लिखो इसी में, लिखो इट मींस डेफिशिएंट डिमांड। तो बताओ क्या डेफिशिएंट डिमांड के अंदर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल हो पाया, नहीं। अगर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल हो जाता तो डेफिशिएंट बोलते ही क्यों, फिर तो डेफिशिएंट बोलो ही मत इसको, है ना। डेफिशिएंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुमने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करा। लिखो इट मींस डेफिशिएंट डिमांड डज नॉट परमिट, इट मींस डेफिशिएंट डिमांड डज नॉट परमिट। परमिट की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी भी है। परमिट का मतलब होता है अलाउड करना, मतलब डेफिशिएंट डिमांड के अंदर पूरे रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं अलाउड है। इट मींस डेफिशिएंट डिमांड डज नॉट परमिट
फुल यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। फुल यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऑफ मत लगाना। डेफिशिएंट डिमांड डज नॉट परमिट फुल यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी। फुल यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये तो वही बात हो गई, रिसोर्स थे ज्यादा, इस्तेमाल किया कम। रिसोर्स थे तुम्हारे पास दुनिया भर के, लेकिन तुमने इस्तेमाल क्या करा, कम इस्तेमाल करा। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद, इसी के अंदर लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज रिलेटेड टू। बताओ कैपेसिटी ज्यादा थी ना तुम्हारी प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी थी वो ज्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ हमारा कम। प्रोडक्शन क्या हुआ हमारा कम। लेबर थी दुनिया भर की, मरे जा रहे थे काम करने के लिए, लेकिन तुमने ही मना कर दिया कि मत करो काम। तो लिखो इट इज रिलेटेड टू एक्सेस कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी ज्यादा थी। बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सेस कैपेसिटी। तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा थी, लेकिन तुम्हें मना कर दिया गया काम करने के लिए। ये तो वही बात हो गई, तुम लोग मुझसे कह रहे थे और होमवर्क दो, और मैंने मना कर दिया कि मत करो। हालांकि मैं मना करता नहीं हूं, और हालांकि तुम लेते भी नहीं हो। इट इज रिलेटेड टू एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, मतलब कैपेसिटी थी ज्यादा, लेकिन तुमने इस्तेमाल किया करा कम। इट इज रिलेटेड टू excess capacity in the economy, excess capacity in the economy, excess capacity in the economy which means underutilization of resources। resources का क्या हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन। एक तो होता है अंडर यूटिलाइजेशन और एक होता है ओवर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब तुमने अपने रिसोर्स का कम इस्तेमाल करा, और ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब ज्यादा इस्तेमाल करा। इन द इकोनॉमी विच मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का कम इस्तेमाल किया गया है, तो अंडर यूटिलाइजेशन करा है। ठीक है, तो देखो ये तो थी डेफिशिएंट डिमांड की बेसिक डेफिनेशन। ध्यान से रिपीट करता हूं मैं, जब तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होती है, कम होती है, पहली बात। जब तुम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम इस्तेमाल करते हो, दूसरी बात। तीसरी बात, जितनी भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी वो तुमने इस्तेमाल करी ही नहीं, तो क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। अगर तुम्हारी डेफिनेशन से ये तीनों बातें निकली तो तुम्हें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। तीन बातें हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एग्रीगेट डिमांड होना, कैपेसिटी का कम इस्तेमाल होना, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन कम करना रिसोर्सेस का। ठीक है, ये तो थी एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट की बेसिक डेफिनेशन। लेकिन केन्स ने इसका कंपैरिजन करा है एग्रीगेट सप्लाई से। वो ये कहता है डेफिशिएंट डिमांड कहने का मतलब जब एग्रीगेट डिमांड किससे कम रह गई है, एग्रीगेट सप्लाई से। इसको भी डेफिशिएंट डिमांड ही कहते हैं। बताओ अगर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाता तो इक्विलिब्रियम हो जाता ना। केन्स कहता है जब एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड क्या रह जाती है, कम, तो उसी को क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट डिमांड। तो इसके बारे में भी नोट में लिख लो एक छोटी सी बात। ये बात बोली थी केन्स ने। मैंने तुम लोगों को इकोनॉमिस्ट का नाम बता रखा है, केनिशियन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केन्स। इसको क्या बोलते हैं, केन्स। ठीक है, नाम है ये। इसने बोला था डेफिशिएंट डिमांड कहने का मतलब ऐसी डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या रह जाती है, कम रह जाती है। तो लिखो, छोटा सा पॉइंट है बस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। लिखो, अकॉर्डिंग टू केन्स डेफिशिएंट डिमांड मींस according to Keynes deficient demand means when it is less than AS, when
इट इज लेस देन एएस, जब ये एएस से क्या होती है, कम होती है। व्हेन इट इज लेस देन एएस, ठीक है, जब ये एग्रीगेट सप्लाई से क्या रह जाती है, कम। ये नोट कर लो ब्रैकेट में, एडी लेस देन एएस, ये जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है, एडी लेस देन एएस, एडी लेस देन एएस, ठीक है। तो ये तो बीच में मैंने लिखवा ही दिया एक पॉइंट। मेन कंसेप्ट तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। मेन कंसेप्ट क्या है, बोर्ड पे देखना। डेफिशिएंट डिमांड का मेन कंसेप्ट क्या है, डेफिशिएंट डिमांड का मेन कंसेप्ट है कि जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थी, उससे कम डिमांड अगर तुमने करी, जिसको मैंने बताया था पी से दिखाते हैं, ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट दे रही थी लोगों को, और ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। मतलब ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, ये प्लान्ड है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये रियल में नहीं होती, ठीक है। तो देखो नंबर 1 के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखवाई है एग्रीगेट डेफिशिएंट डिमांड की, ठीक है। अब लिखो नंबर 2, नोट बंद हो गया है, नोट का कोई काम नहीं है। नंबर 2 के अंदर तुम्हें लिखना है, लिखो ग्राफिकल। अब मैं ग्राफ बनवाऊंगा ग्राफिकल, चलो मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो नंबर 2 में डायरेक्ट लिखो, हेडिंग है ये नंबर 2 का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डीडी। डीडी मतलब डेफिशिएंट डिमांड, तुम लोगों को पूरा लिखना है, मैं चेक कर सकता हूं कभी भी रजिस्टर आके तुम लोगों का। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखो अब ग्राफ बनाना है, तो तुम्हें पता है कि ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, और ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो कम रह गई, जो क्या रह गई, कम रह गई। इतनी हो जाती तो मजा आ जाता, लेकिन क्या रह गई है, कम रह गई है। तो थोड़ा सा रुक कर डायग्राम बनाना, कभी जल्दबाजी में खराब कर दो। मैं ऊपर से ये रब कर रहा हूं ताकि मैं ग्राफ प्रॉपर बना पाऊं, मजबूरी है मेरी, हाय मजबूरी। तुम्हें मालूम है एक लाइन हमेशा 45 डिग्री पर, है ना। तुम लोग इसके लिए डी की हेल्प ले सकते हो, है ना, मैं तो अंदाजे से बना देता हूं, वही क्या करें, क्योंकि डी में इस्तेमाल तो कर नहीं पाऊंगा बोर्ड पर। और तुम्हें मालूम है 45 डिग्री की जो लाइन होती है एक रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। बेसिकली इस लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई से, है ना। यहाँ पर ये वाई एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा। क्या होता है ये हमारा, खर्चा होता है, ठीक है। अब बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड। मुझे बताओ, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड, और ये है फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड नहीं, ठीक है। तो पहले कौन सी बनाऊं, मुझे बताओ। फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है ना, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट ज्यादा थी, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट की नहीं है वो कम रह गई, तभी तो डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम रह जाना, और एक्सेस डिमांड का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। दो ही बातें होती है, या तो डेफिशिएंट डिमांड होती है या फिर एक्सेस डिमांड होती है, समझ रहे हो ना। या तो डिमांड ज्यादा हो जाती है गलती से, या फिर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिलहाल क्या रह गई है, कम। तो बताओ पहले कौन सी, पहले एक काम करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बना रहा हूं मैं, तो बोर्ड पे देखना। देखो बोर्ड पे, ये मैंने एग्रीगेट डिमांड बनाई है, और ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, ये एडीएफ है। एडीएफ का मतलब समझते हो, एडीएफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट पर मिलने वाली एग्रीगेट डिमांड, लेकिन रियल में क्या रह गई, कम रह गई। बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए,
मतलब ये दोनों के दोनों एग्रीगेट डिमांड आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, तो कोशिश करना अगर स्केल हो तो बढ़िया रहेगा। स्केल की हेल्प से तुम्हें इन दोनों लाइनों को पैरेलल बनाना है। अब ठीक है, तो देखो बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीगेट डिमांड था, इक्विलिब्रियम कहां पर दिखाया जा रहा था, ई पर। इक्विलिब्रियम किस पर रिप्रेजेंट किया गया था, बिंदु ई पर, पॉइंट ई पर। लेकिन उसकी बजाय एग्रीगेट डिमांड कौन सी रह गई, नीचे वाली रह गई। नीचे वाली एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करो पी से। पी का मतलब होता है, मैंने बता दिया था, पी का मतलब है प्लान्ड। तुमने प्लानिंग कितने की करी, तुमने प्लानिंग कम करी, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने की जरूरत थी, ऊपर वाले की जरूरत है। मुझे बताओ, देखो इस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस होकर देखते रहो, वरना ग्राफ समझ में नहीं आने वाला। ग्राफ को तो तुम वीडियो पोस्ट करके जब मर्जी नोट कर सकते हो। देखो इस पॉइंट पर लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर ना रहकर एग्रीगेट डिमांड क्या रह गई है, नीचे रह गई, कम रह गई। स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन बना लेना, ये चीज। मुझे बताओ, ये जो वर्टिकल गैप है, इस वर्टिकल गैप को एक नाम दे दो। बोर्ड पे देखो, मैंने इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, ई से लेकर एफ तक का नाम दे दिया। ये जो कमी है, ये कमी कहलाती है डेफिशिएंट। कितने की कमी रह गई, डेफिशिएंट डिमांड। यही तो डेफिशिएंट डिमांड है। मुझे बताओ, अगर तुम किसी तरीके से इस गैप को खत्म कर दो, अगर तुम किसी तरीके से इस वर्टिकल गैप को खत्म कर दो, तो क्या डेफिशिएंट डिमांड की कमी पूरी हो जाएगी, बिल्कुल। अगर हम किसी तरीके से इस गैप को, इस वर्टिकल गैप को खत्म कर दें, मतलब मैं डिस्टेंस ई एफ को खत्म कर दूं, तो डेफिशिएंट डिमांड की कमी पूरी हो जाएगी और लोगों को क्या मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी समझाने लायक नहीं है, अब तुम डायग्राम बना सकते हो। यहां पर जी नाम दे देना, यहां पर नाम दे देना बी। नीचे तुम्हें लिखनी है दो बातें, एक तो लिखना है इनकम और एक लिखना है आउटपुट, है ना। इनकम बोलो या आउटपुट बोलो, तुम्हें मालूम ही है, जितना आउटपुट उतनी इनकम। और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया भाई, ठीक है। ये ओरिजन, ये वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने दिखा रखी है एग्रीगेट डिमांड। तो देखो मैं सही से लिख नहीं पा रहा, एग्रीगेट, मैंने फिर भी जैसे तैसे लिख दिया है, तुम लोग अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने खुद टेढ़ा करके लिखा है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो ये ग्राफ समझ में आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बताओ, ये जो वर्टिकल गैप है, ये डायग्राम कई बार एग्जाम में बनाने को आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, शो करो डेफिशिएंट डिमांड ऑन ग्राफ। तो तुम्हें बताना है ये जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट डेफिशिएंट डिमांड। देखो जरा, तुम्हें जाना था यहां तक, लेकिन तुम रह गए यहां तक। कितने की दूरी रह गई, इतने की दूरी। और ये जो दूरी रह गई है, यही तो कमी रह गई। इसी कमी को क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट डिमांड बोला जाता है। इसी कमी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डेफिशिएंट डिमांड से। एडीएफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट पर मिलने वाली एग्रीगेट डिमांड, और एडीपी का मतलब है जो तुमने प्लान करी, प्लानिंग तुमने कम बनाई जबकि जरूरत थी ज्यादा। हाँ, ग्राफ वगैरह बना लेना, अगर रह गया है किसी का तो तुम वीडियो को पॉज करके ग्राफ बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने ग्राफ बना लिया होगा। हाँ, ग्राफ के बाद नोट लिखो नीचे, और नोट के अंदर लिखो ए पॉइंट। ग्राफ के बाद नोट के अंदर लिखो ए पॉइंट। ए पॉइंट में लिखो, लिखो एडीएफ। बोर्ड पे देख लो कैसे लिखा है, एडीएफ लिखो। एडीएफ लाइन रिप्रेजेंट्स, बताओ एडीएफ लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
एडीएफ रिप्रेजेंट कर रही है वो एग्रीगेट डिमांड जो किस पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली, ठीक है। तो लिखो एडीएफ लाइन रिप्रेजेंट्स द एडीएफ लाइन represents the aggregate demand at full employment level of the economy. ADF line represents the aggregate demand. ADF line represents the aggregate demand at full employment level of the economy. At full employment level of the economy. Full employment level of the economy, ठीक है। तो एडीएफ लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब लिखो बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर, बी में लिखो एडीपी। एडीपी मालूम है ना कैसे लिखना है? एडीपी मतलब ए और डी कैपिटल और पी बनाना है छोटा सा। लिखो एडीपी लाइन रिप्रेजेंट्स, मुझे बताओ एडीपी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एडीपी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, ठीक है। तो लिखो एडीपी लाइन रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट डिमांड, एडीपी लाइन रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट डिमांड विच इज लोअर देन, which is lower than full employment level, which is lower than full employment level, जो कि full employment level से कम है भाई, है कि नहीं? जो full employment level से क्या है, कम है, ठीक है। अब लिखो सी पॉइंट। हाँ सी पॉइंट में लिखो, मुझे बताओ ये जो वर्टिकल गैप है, वर्टिकल गैप मतलब ये वाला गैप ईएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ईएफ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तुम यहां तक जाकर रुक गए एग्रीगेट डिमांड में, अगर तुम अपने एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते तो ये कमी क्या हो जाती, पूरी हो जाती। मतलब तुम्हारे जीवन में क्या रह गई, कुछ कमी रह गई, और दैट कमी इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। तो लिखो द वर्टिकल गैप बिटवीन बोथ एडी, दोनों एडी के बीच का गैप किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ईएफ से। दोनों के दोनों एडी के जो बीच का गैप है, वर्टिकल गैप है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ईएफ से। द वर्टिकल गैप बिटवीन बोथ एडी, बिटवीन बोथ एडी इज ईएफ। क्या है वो गैप? ईएफ है। The vertical gap between both AD is EF. लिखो which is deficient demand, जो कि क्या है हमारा? deficient demand है, which is deficient demand, which is deficient demand। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डेफिशिएंट डिमांड को ग्राफ में शो करके दिखाइए, तो तुम्हें ये ग्राफ बना देना है और ये एक्सप्लेन कर देना है।